नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और 10 बज चुके हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा और सैनिकों के साथ बातचीत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय आदिवासियों के साथ भी संवाद का कार्यक्रम। भारत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आज संयुक्त रूप से करेंगे 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। दोनों देशों को जोड़ने वाले 2 रेल प्रोजेक्ट और एक मेगा पावर प्लांट का होगा शुभारंभ। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में आज उतरेंगे शिवराज, प्रहलाद पटेल, भूपेंद्र यादव और साध्वी निरंजन ज्योति। तो वहीं नरसिंहपुर और सागर का दौरा करेंगे कमलनाथ। मिजोरम में राजनाथ सिंह करेंगे चुनाव प्रचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाली के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। समकक्ष के साथ बैठक। द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में प्रगति समेत भारत प्रशांत और मध्य एशिया पर हुई चर्चा। पीएम एंटोनियो कोस्टा से भी की मुलाकात। प्रधानमंत्री आज शाम एशियाई पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल से करेंगे संवाद। भारत ने 29 स्वर्ण सहित जीते हैं कुल 111 पदक। और आईसीसी विश्व कप में सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत करने उतरेगी न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका की टीम। कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से दी मात। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा करेंगी और सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति लेह में नागरिक अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और स्थानीय आदिवासियों के साथ भी बातचीत करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति लद्दाख के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। 3 परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2 शामिल है। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपयों की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल संपर्क की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है। और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पुर्तगाल और इटली की 4 दिन की यात्रा पर है। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने साझा करते हुए बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के प्रयासों की सराहना की। वहीं इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने लिस्बन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल के अपने समकक्ष जोआओ क्रेविन्हो से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने कहा कि निरंतर राजनीतिक आदान प्रदान और भारत
यूरोपीय संघ संबंधों के लिए पुर्तगाल के समर्थन की सराहना मैं करता हूं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में हो रहे बदलाव साझेदारी को और ऊंचाइयों पर ले जाने में मददगार साबित होंगे। इसके साथ ही डिजिटल डोमेन पर सहयोग और पश्चिम एशिया, यूक्रेन, मध्य एशिया और इंडो पैसिफिक पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर एस जयशंकर कल से इटली की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वो इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 2 से 7 नवंबर तक दक्षिण अमेरिका देश पराग्वे और इक्वाडोर की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार मीनाक्षी लेखी दोनों देशों में द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। मीनाक्षी लेखी दोनों देशों में रह रहे भारतीयों के साथ भी बातचीत करेंगी और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। और वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो आज भी यहां दिग्गज चेहरे और स्टार प्रचारक चुनावी रण में देखने को मिलेंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सत्ता में लौटने की चाहत के लिए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ के अलावा डिंडोरी विधानसभा के महेंद्रवानी में और फिर दोपहर बाद सिवनी के घनसौर में स्थानीय कार्यक्रमों और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा भाजपा के लिए केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सागर में बीना विधानसभा के भानगढ़ में सभा करेंगे। खुरई और बंडा विधानसभा के ग्राम शाहगढ़ में बैठक लेंगे। विदिशा की सिरोंज विधानसभा में भी रैली का आज कार्यक्रम है। साध्वी निरंजन ज्योति भी आज निवाड़ी और जतारा में रैली करेंगी। बात करें कांग्रेस की तो कमलनाथ और उनके साथ तमाम बड़े नेता चुनावी समर में तैनात हैं। कमलनाथ आज नरसिंहपुर और सागर का दौरा करेंगे और करेली समेत कई इलाकों में रैली करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा को वोट देने के लिए मतदाताओं के पास अब ब्रिटेन, अमेरिका सहित कई देशों से फोन आ रहे हैं। ये फोन विदेशों में इससे बसे भाजपा के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही। पार्टी के विदेश विभाग की ओर से वोट फॉर एमपी कैंपेन चलाया जा रहा है। वैश्विक कॉलेथॉन के तहत विभिन्न देशों में बसे बीजेपी के एनआरआई कार्यकर्ता प्रदेश के मतदाताओं को फोन कर बीजेपी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, यूएई, नेदरलैंड जैसे कई देशों से हमारे वॉलंटियर कॉल कर रहे हैं और जनता के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हालांकि इस अभियान को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के पास शायद स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का अभाव हो गया है। अब भाजपा एनआरआई के रिश्तेदारों को एनआरआई वोटरों के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब से कुछ होना नहीं है। आक्रामक प्रचार अभियान को लेकर खास पहचान रखने वाली बीजेपी के विदेश में बैठे कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का प्रचार अभियान निश्चित ही नया अनुभव है। लेकिन बीजेपी के लिए विदेश विभाग का ये प्रयास कितना सफल होता है, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। टीडी न्यूज के लिए भोपाल से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही समाचार में अभी रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें।
दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। बात करते हैं कुछ और खबरों की जो कि चुनाव से ही जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। राहुल हर रैली में तेलंगाना की केसीआर सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, तेलंगाना के सच्चे भविष्य और सच्चे सपनों की शुरुआत होगी। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं। सूबे की 119 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 30 नवंबर को मतदान होगा। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल रात प्रत्याशियों की 2 सूची जारी की। चौथी सूची में 56 और थोड़ी देर बाद जारी की गई 5वीं सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस तरह 5वीं और चौथी सूची के कुल 61 प्रत्याशी मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 156 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं भाजपा ने अब तक सिर्फ 124 प्रत्याशी ही घोषित किए हैं। कांग्रेस की ताजा सूची में फुलेरा से विद्याधर चौधरी, जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल, पोखरण से शाले मोहम्मद, आसिन से हंगामी लाल मेवाड़ा और जहाजपुर से धीरज गुर्जर के नाम शामिल हैं। आसिन को छोड़कर कांग्रेस ने बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया है। उदयपुर से राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को उम्मीदवार बनाया गया। जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को सिवाना से टिकट दिया गया। ये टिकट राहुल गांधी के कोटे का माना जा रहा है। 2 मुस्लिम प्रत्याशियों इरफान खान और अमीन खान को भी टिकट दिया गया है। और वहीं छत्तीसगढ़ का कोयला लेवी घोटाला न सिर्फ चर्चा में है बल्कि चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है। कोयले की काली कमाई के खेल ने नेता, अफसर और खनन माफियाओं के गठजोड़ को बेनकाब किया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा ईडी के जरिए डराने की कोशिश में है, तो भाजपा पूछ रही है कोयला लेवी घोटाला कैसे 25 रुपए से 540 करोड़ रुपए की अवैध कमाई में बदल गया। देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार और सुमेश पटेल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया, 2009 बैच के IAS समीर विश्नोई, कृषि विभाग की निदेशक रानू साहू, खनन माफिया सूर्यकांत तिवारी समेत कई खनन अधिकारी, इन्हें ईडी ने छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले की रिपोर्ट में नामजद किया है। हालांकि ये सूची अधूरी है क्योंकि इसमें प्रदेश के कई नामचीन नेताओं का नाम आना बाकी है। ईडी ने अब तक की कार्रवाई में 9 लोगों को गिरफ्तार कर कांग्रेस की राजनीति को बेनकाब कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि कम से कम वो 500 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, जिसमें कि कोयले को ट्रांसपोर्टेशन करने के समय 25 रुपए की जो लेवी ली जाती थी, और उस लेवी के कारण जो पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हुआ वो बहुत सारे लोगों के जेब में गया। दरअसल 15 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने खदानों से कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए ई-परमिट की ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद कर दिया। अब खदान से कोयला उठाने के लिए डीएम से अनुमति लेनी होती है। माफियाओं ने ये शर्त भी रखी कि खदानों से कोयला उठाने से पहले प्रति टन 25 रुपए लेवी के रूप में देना होगा। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारियों से जबरन वसूली की गई। आंकड़ों की माने तो रोजाना 2 से 3 करोड़ रुपए की उगाही से नेता, नौकरशाह और कारोबारी अपनी तिजोरियां भरते रहे। ईडी की माने तो इस पूरे खेल में कम से कम 540 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की गई। कोयले में यदि मुख्यमंत्री 25 रुपया खुलेआम वसूली करने लगे, ईडी ने प्रमाणित, यदि ये तो पराकाष्ठा हो गई छत्तीसगढ़ में। करप्शन तो होता है मगर ऐसा करप्शन दुनिया में कहीं नहीं होगा जहां सरकार खुद अपने अधिकारियों के साथ मिलकर करप्शन में इन्वॉल्व हो। कोयला घोटाला तो दादागिरी के दम पर लोगों से पैसा वसूल करना, ये और सभी कंपनियों पे दबाव डालना कि ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो हम करेंगे, और सरकार से जुड़े हुए लोग पूरे छत्तीसगढ़ में नंगा नाच कर रहे हैं और वसूली कर रहे हैं और लूट कर रहे हैं।
कांग्रेस कहती है कि कोयला केंद्र का विषय है। यूपीए के शासनकाल में वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए कोल आवंटन की मनाही हुई थी। भूपेश सरकार ने विधानसभा में भी एक प्रस्ताव के जरिए हसदेव अरण्य में कोल खनन रोकने की बात कही थी। हमारी सरकार ने तो पारदर्शिता से जांच करवाई है और यहाँ समस्या कहाँ है? ईडी बताए कि किस कांग्रेस नेता के पास से क्या बरामद हुआ है, तो केवल षड्यंत्र रच के ये अपने पाप से बरी नहीं हो सकते। कोल आवंटन विशुद्ध रूप से केंद्र सूची का विषय है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वन्यजीव और नदी घाटी से जुड़ी रिपोर्ट को दरकिनार कर राज्य में कोल आवंटित हुए। चूंकि राज्य परिवहन का टैक्स सीधे राज्य के खाते में पहुंचता है, इसलिए राज्य के नेता, अफसर और माफियाओं के कॉकटेल ने अवैध वसूली को अंजाम दिया। 2018 के बाद सरकारें बनी और जब ईडी यहाँ पर आई और उसको ये सबूत मिले कि कुछ कोल घोटाले हुए हैं, उसने जब इसको अंदर ही अंदर खगालना का शुरू किया तो कोल घोटाला कुछ सामने आया और वो कोल घोटाला करोड़ों अरबों रुपए में सामने रहा। ईडी की 15 जुलाई 2022 की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इस पूरे खेल में नेता, अफसर और राजनेताओं की भूमिका संदिग्ध रही। न कोई रिकॉर्ड दर्ज हुआ, न कहीं बही खाते में लेन देन का जिक्र हुआ। कोयले से काली कमाई के गठजोड़ ने कोयले को कोहिनूर में बदल दिया। काजल की ये कोठरी कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है तो लागी है। ये बात सियासत में भी फिट बैठती है। बस फर्क इतना है कि सियासत में काजल की जगह हाथों में कोयला लग जाता है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, रायपुर। वहीं केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज से 2 दिन तक ब्रिटेन के बकिंघमशायर के बेल्चले पार्क में आयोजित होने वाले एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेंगे। ब्रिटेन की सरकार द्वारा आयोजित यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, केन्या, सऊदी अरब, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा। शिखर सम्मेलन में अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक, एआई विशेषज्ञ, प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान और समान विचारधारा वाले देशों के सरकारी प्रतिनिधि भाग लेंगे। राजीव चंद्रशेखर सम्मेलन के पहले दिन पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन का जो केंद्र रहेगा वो अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए भारत के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता पर होगा। राजीव चंद्रशेखर फ्रंटियर एआई जोखिमों से संबंधित चर्चा में भी भाग लेंगे। राजीव चंद्रशेखर विश्व भर के अपने समकक्षों के साथ उपयोगी संवाद में भी शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। निर्मला सीतारमण इस यात्रा के दौरान श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के आगमन के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्रीलंका सरकार द्वारा आयोजित NAAM 200 सम्मेलन को संबोधित करेंगी। समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने भी शामिल होंगे। वित्त मंत्री कोलंबो में संपर्क विस्तार, समृद्धि के लिए साझेदारी विषय पर भारत श्रीलंका व्यापार सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री श्रीलंका के नेताओं के साथ भी वार्ता करेंगी। ऊर्जा क्षेत्र में सक्षमता के लिए वित्त मंत्री की उपस्थिति में श्रीलंका में धार्मिक स्थलों के सौर विद्युतीकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस ज्ञापन के तहत परियोजनाओं के लिए भारत 82 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित करेगा। सीतारमण अपनी यात्रा में दलाड़ा, मालीगावा, जयाश्री महाबोधि, तिरुकोणेश्वरम मंदिर और कोंडा स्वामी मंदिर सहित सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व के प्रमुख स्थलों पर जाएंगी। वह त्रिंकोमाली और जाफना में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं का उद्घाटन भी करेंगी। और वहीं लैटिन अमेरिका में मेड इन इंडिया मोटरसाइकिल्स की बढ़ती मांग भारतीय सामानों की उच्च क्षमता और सामर्थ्य का प्रमाण है। लैटिन अमेरिका में भारत की मोटरसाइकिलें कई कारणों से काफ़ी पसंद की जाती हैं। 2022 में भारत ने लैटिन अमेरिका को 5 मिलियन से अधिक मोटरसाइकिलें निर्यात की, जिनकी कीमत $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। लैटिन अमेरिका में भारतीय मोटरसाइकिल निर्यात के लिए शीर्ष 4 गंतव्य मैक्सिको, कोलंबिया, ग्वाटेमाला और पेरू है। मोटरसाइकिलों की आमतौर पर उनकी
इंजन क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और यह दर्ज किया गया है कि 50 सीसी से 250 सीसी के बीच की मोटरसाइकिल्स लैटिन अमेरिका में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली मोटरसाइकिल्स हैं। सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल मार्च में लगभग 2288.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की मोटरसाइकिल्स लैटिन अमेरिका को निर्यात की गई, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 2519.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2020-21 में 1779.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की मोटरसाइकिल्स निर्यात की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि हरियाणा के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रदेश ने हमेशा ही कृषि और रक्षा जैसे बड़े क्षेत्रों में देश को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ के युवा इनोवेशन की दुनिया में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। मेरी कामना है कि विकास के हर मानदंड पर यह राज्य नए नए कीर्तिमान गढ़ता रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर भी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि मध्य प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा हमारा मध्य प्रदेश अमृत काल में देश के संकल्पों को साकार करने में अहम योगदान दे रहा है। मेरी कामना है कि ये राज्य प्रगति के पथ पर यूं ही निरंतर अग्रसर रहे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि छत्तीसगढ़ के अपने सभी भाइयों और बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ के लोगों की जीवंतता इसे एक विशेष राज्य बनाती है। इस राज्य की संस्कृति को समृद्ध बनाने में हमारे आदिवासी समुदायों का बहुत ही अहम योगदान है। प्रदेश की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक विरासत हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। मैं प्राकृतिक और सांस्कृतिक वैभव से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महाराष्ट्र के अकोला के निवासी मंगेश का जिक्र किया था, जिन्होंने प्रदूषित मोरना नदी को साफ करने में अपना योगदान दिया। मंगेश ने मन की बात कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही जाने वाली मन की बात जो उनका कार्यक्रम है, उसके 100 एपिसोड लगभग पूरे हो चुके थे। ये एक अब नए साल में पदार्पण करने जा रहा है। काफ़ी प्रेरणादायी चीज़ें जो देश में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, या उसके जो प्रेरणादायी कार्य है जो देश के किसी कोने में हो रहे हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से पूरे देश को एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य उनके द्वारा, एक जनसंवाद का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। और हमारे देश में ऐसे बहुत से सामान्य नागरिक हैं जो अपने दृढ़ विश्वास और कार्यों से समाज को रोशन कर रहे हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कारों के माध्यम से देश पहचान दे रहा है। डीडी न्यूज़ हर रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित विशेष श्रृंखला हमारे पद्म के माध्यम से दर्शकों को इनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों से रूबरू करा रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं मेघालय की प्रोफेसर बदाप्लीन वार के बारे में, जो कई दशकों से खासी भाषा की समृद्धि और संरक्षण में प्रयासरत हैं। इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में पीएचडी की, लेकिन विदेश में बसने की बजाय स्वदेश लौट आई और अपना पूरा अध्ययन अनुभव खासी भाषा के संरक्षण को समर्पित कर दिया।
समृद्ध है ना किताबों की दुनिया। बच्चों से लेकर बड़ों तक अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषाओं की किताबें, जैसे पियर बोर्दाज की वैंग, ले पोर्टे d'Occident, les Aigles d'Orient, फ्रेंच किताब है ये। हम सब विदेशी भाषाओं के प्रति तो रुझान रखते हैं, लेकिन हमारे देश की भाषाएं, हमारी लोक भाषाएं, हमारी मातृभाषा, उनके प्रति भी तो संजीदगी ज़रूरी है ना। और इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है मेघालय की डॉक्टर बदापलिन वार। वैसे तो लंदन से वो लैंग्वेज साइंस में डिग्री लेकर आई, लेकिन अपने देश लौटी, अपने क्षेत्र में गई और अपनी लोक भाषा खासी को लेकर संजीदगी से काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने कितनी संस्थाएं भी बनाई ताकि खासी भाषा लोगों के बीच लोकप्रिय हो, लोग इसका अध्ययन करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खासी भाषा का उन्होंने प्रसार भी किया है और अपने इन्हीं प्रयासों के कारण डॉक्टर बदापलिन वार ने पाया पद्मश्री का सम्मान। देश के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय का खासी समुदाय जो खासी भाषा बोलता है, 2012 से पहले इस भाषा को बोलने वालों की संख्या इतनी कम थी कि यूनेस्को को इसे लुप्तप्राय भाषा की सूची में डालना पड़ा। प्रोफेसर बदापलिन वार जैसे साहित्यकार और शिक्षाविदों के वर्षों के संघर्ष का ही परिणाम है कि 10 लाख लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही इस भाषा को 2012 में यूनेस्को ने सुरक्षित भाषा का दर्जा दिया। प्रोफेसर बदापलिन वार ने अपना पूरा अध्ययन और अनुभव खासी भाषा के संरक्षण को ही समर्पित कर दिया। शिलांग में जन्मी प्रोफेसर बदापलिन वार बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थी। अंग्रेजी और भाषा विज्ञान में एमफिल करने के बाद लंदन विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में पीएचडी की, लेकिन विदेश में बसने की बजाय इन्होंने स्वदेश वापसी की और 1983 में पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय के खासी विभाग से जुड़ गयी और तब से यहीं अपनी सेवाएं दे रही हैं। Actually, I came from a family. मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मेरे माता पिता दोनों को किताबों में बहुत रुचि थी और वे पढ़ाई को बहुत महत्व देते थे। मेरी माँ पढ़ने की शौकीन थी और उन्होंने बहुत सारी किताबें एकत्र की थी और हमारे घर में एक कमरा था जहाँ हम किताबें रखते थे। मुझे बहुत छोटी उम्र से ही किताबें पढ़ने में रुचि थी। पद्मश्री की जब घोषणा की गई तो मैं बहुत खुश थी। साथ ही मैं भारत सरकार की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के काबिल समझा। यह पुरस्कार मिलना एक तरह से न केवल मेरे काम का सम्मान है, बल्कि ये खासी भाषा का भी सम्मान है। जब मुझे यह पुरस्कार मिला तो मैं बहुत भावुक हो गई थी, क्योंकि यह पहली बार है कि जब हमारी भाषा को इतने ऊंचे स्तर पर मान्यता मिली है। मैं आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ और बहुत खुश हूँ। प्रोफेसर वार अन्य जिम्मेदारियां निभाते हुए भी खासी भाषा की समृद्धि और संरक्षण में हमेशा जुटी रही। सोसाइटी फॉर खासी स्टडीज, द ट्राइबल लिटरेरी फोरम ऑफ इंडिया और शिलांग एकेडमिक सोसाइटी की संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर वार खासी भाषा विज्ञान, साहित्य और संस्कृति और अनुवाद के विशेषज्ञ हैं। उनकी कई पुस्तकें और रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सम्मेलन और सेमिनार्स के माध्यम से वे खासी साहित्य के प्रसार में भी जुटी हैं। शिक्षाविद के रूप में आपने कई विद्यालयों के निर्माण में भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। As a daughter, I would have to say, एक बेटी के रूप में मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी माँ हमेशा कड़ी मेहनत करने वाली महिला है। वो बहुत मेहनती हैं। उन्हें समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके पास जो भी समय रहता है वो उसका भरपूर सदुपयोग करती हैं। उनके पास जो भी काम रहता है वो उसे पूरे दिल से संभालती हैं। वो मेरे लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं वो पूरी तरह से उनकी हकदार हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि वो किसी भी चीज के लिए कितना प्रयास करती हैं। उन्होंने मुझे हमेशा प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित किया है। हमें विश्वास नहीं हुआ जब हमें पता चला कि मेरी माँ को पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने जो कड़ी मेहनत की उसके लिए वो इस पुरस्कार की हकदार हैं। प्रोफेसर बदापलिन वार द लिंग्विस्टिक एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और द ट्रांजैक्शन ऑफ फिलोलॉजिकल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम की सदस्य और मेघालय सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए खासी पेपर के पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय लोक भाषा सम्मान समेत कई पुरस्कार प्राप्त कर चुकी प्रोफेसर बदापलिन वार को खासी भाषा, उसकी साहित्य और संस्कृति को संरक्षित करने और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर ढेरों शुभकामनाएं।
और बात करते हैं कुछ और खबरों की। G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग विभिन्न विषयों पर विषय आधारित सहायक कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। 10 विषय आधारित सहायक कार्यशालाएं आज से 9 नवंबर 2023 तक आयोजित की जाएंगी। कार्यशालाओं के विषयों में G20 से G21 विकास के लिए डेटा, पर्यटन, डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना, सतत विकास लक्ष्य, व्यापार, भारतीय विकास मॉडल, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार और जलवायु वित्त और हरित विकास शामिल हैं। ये विषय आधारित सहायक कार्यशालाएं NDLD से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगी। कार्यशालाओं का आयोजन विभिन्न एंकर थिंक टैंक्स के सहयोग से किया जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। और वहीं हुबली धारवाड़ के तोलनकेरे झील इन दिनों लोगों को लुभा रही है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पुनर्विकसित की गई इस 39 एकड़ में बनी झील और उसके आसपास के क्षेत्र में कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। क्या खासियत है तोलनकेरे झील की, इस पर हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक रुद्रेश घाली से खास बातचीत करते हुए जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। हम मौजूद हैं हुबली धारवाड़ की दूसरी सबसे बड़ी झील तोलनकेरे झील पर। ये करीब 39 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जिसके चारों ओर करीब 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है, जिस पे लोग रोजाना वॉक भी करते हैं, घूमने भी आते हैं। जब स्मार्ट सिटी की बात होती है तो हुबली धारवाड़ के तोलनकेरे झील का जिक्र जरूर होता है। क्या खासियत है इस झील की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं HDSCL के MD रुद्रेश गाली साहब। सर, क्या खासियत है? दिस इज तोलनकेरे, बेसिकली 39 एकर्स का टोटल अवेलेबल स्पेस है। दिस इज टोटली ट्रांसफॉर्म बाय हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड एट द कॉस्ट ऑफ 25 crores। तो यहाँ पे सारे एज ग्रुप का एम्यूनिटीज़ है। यहाँ पे वो बच्चे के लिए खेलने के लिए प्लेग्राउंड्स है, ओपन कोर्ट्स है, देन और ओपन स्पेसेस फॉर एक्सरसाइजेस है। देन वी हैव स्पेशल एरिया ईयर मार्क फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल। वी हैव ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग, वी हैव एरिएटर्स फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, वेल लाइटिंग फैसिलिटीज़ भी है। सो बहुत लोग खुश है इसमें ये देख के। वी हैव अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो। इसे कब से पुनर्विकसित करना चालू किया गया? इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2018। सो उसके बाद एक साल कोविड के लिए थोड़ा इट गॉट डिलेड। तोलन मीन्स फॉक्स इन इंग्लिश एंड तोड़ा मीन्स इन कन्नड़ में तोड़ा बोलते हैं, तोड़ा। तो इसलिए तोलनकेरे बोलते हैं इसको। सो इसलिए दैट्स व्हाट तोलनकेरे इज वी कॉल इट एज। सोलर पैनल्स भी लगा है। जो हाईमास्ट है इस एरिया में, जो हाईमास्ट चल रहे हैं, वो दिस इज़ इट इज़ टोटली रन बाय सोलर पैनल। तो और इसमें हम एक्सपर्ट्स को लगा के ये पूरा वो लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग किए। लाइट भी बहुत अच्छा क्वालिटी का लाइट है। रात में बहुत सुंदर दिखेगा आपको। कितनी लागत से इसको तैयार किया गया है? टोटल वी हैव स्पेंट 25 crores फ्रॉम स्मार्ट सिटी टू दिस प्रोजेक्ट। तो हम मौजूद हैं हुबली धारवाड़ की तोलनकेरे झील में और यहाँ पर साइकिल चलाने का भी अपना अलग मज़ा है। यहाँ 5 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से ये साइकिल मिलती है। अगर आप भी इस झील का दीदार करने आ रहे हैं तो साइकिलिंग करना ना भूलें। इस झील के आसपास जानवरों की सुंदर कलाकृतियाँ भी देखी जा सकती हैं। यहाँ आने वाले लोगों का ये मन मोह लेती हैं। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए तरह तरह के झूले देखे जा सकते हैं। कुछ बच्चे हैं, बात करते हैं। आप बताइए बेटा, कैसा लगता है यहाँ पे आके? अच्छा है, बहुत मज़ा आता है। कुछ और भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कैसा रहता है यहाँ पर बच्चों के लिए खास तौर पर? सर, ये तो बहुत बढ़िया है। 1.5 किलोमीटर का पैदल चलने का है। पूरा फैमिली लोग, छोटे बच्चे लोग लेके आ सकते हैं। फैमिली परिवार फुल्ली सेफली आ सकते हैं। सुबह से फ्री रहते हैं, 10 बजे से 4 लगाते, छोटे बच्चे लोग आते तो झोल के लेते, पानी देख सकते, पक्षियाँ है, सब है सर। बहुत बढ़िया है सर। पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ एक लेक और all these parks, it is very newly built and it's very helpful for children.
nearby area children and also for old people. It's very helpful. So we can celebrate birthdays also, and so many things we'll do here, and outing like one day picnic ये जगह बहुत अच्छा है। कई खूबियों में शामिल है ये हुबली धारवाड़ की तोलन केरे झील, इसीलिए इसे कहा जाता है स्मार्ट सिटी। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, हुबली धारवाड़, कर्नाटक। और इसी के साथ ही समाचार में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सफर इंडिया के अनुसार दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक 336 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। आने वाले दिनों में भी दिल्ली के हालात ऐसे ही बने रहने की संभावना है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की आंखों में जलन, सांस में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगी हैं। पॉल्यूशन का स्तर तो बहुत हो गया है, मतलब नवंबर के हिसाब से मतलब अच्छा खासा हो गया। इतना एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि इतना हो जाएगा। महसूस हो रहा छाती में जैसे कैसे ही हो, दम घुट रहा है, क्या कर खांसी नहीं जा रही, खांसी सी आ रही है। यंग है उनको तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जो एज जिनका एज ज़्यादा है उन लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, और सांस लेने में थोड़ा दिक्कत तो सभी को महसूस हो ही रही है। जितना कंफर्टेबली आप बाकी महीनों में भाग पाते हो, जून जुलाई अगस्त के टाइम पे, तब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन जितना आप कंफर्टेबली तब रहते हो उतना बिल्कुल अभी फील नहीं होता है। आँख में जलन है, जैसे ही मैं आज सुबह घर से बाहर निकला तो सर में दर्द हुआ, सर भारी हो जाता है, मास्क भी काम नहीं आ रहे। मैं बोलूँ तो आज तो काफ़ी ज़्यादा है, कि कल ही मैंने पढ़ा था कि पराली 7 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गई एक ही दिन में। और वहीं सेना विमानन कोर आज अपना 38वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय सेना की सबसे युवा कोर के रूप में 1 नवंबर 1986 को सेना विमानन कोर की अलग शाखा के रूप में स्थापना की गई थी। इस कोर ने फील्ड कमांडर्स को तीसरे आयाम के रूप में निर्णायक सहायता प्रदान की है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने विमानन कोर के सभी रैंकों के सदस्यों और उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में सेना विमानन कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट A.K. सूरी ने कहा कि इस कोर ने क्षमता निर्माण और अपना प्रभाव बढ़ाने की दिशा में निरंतर नई उपलब्धियां हासिल की हैं। दूर से संचालित विमान प्रणाली के बारे में लेफ्टिनेंट जनरल सूरी ने कहा कि उपग्रह संचार सक्षम ये प्रणाली गेम चेंजर साबित हुई है। और वहीं इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इस बीच मंगलवार को यमन ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ और अधिक हमले करने की चेतावनी दी है। इसके पहले भी वो 3 अलग अलग अभियानों में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुके हैं। टीवी पर प्रसारित अपने बयान में हूती विद्रोहियों ने कहा कि जब तक इजराइल गाजा पट्टी पर हमले करना बंद नहीं करेगा, तब तक वो मिसाइलों और ड्रोन के साथ हमला करना जारी रखेंगे। विद्रोहियों ने मंगलवार को भी इजराइल की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस पर अमेरिका ने कहा है कि जो कोई भी इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में शामिल होने के बारे में सोच रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने पुष्टि की है कि इजराइल ने हूथियों के द्वारा दागी गई मिसाइल को मार गिराया। और इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर से ही गाजा में ताबड़तोड़ बमबारी का दौर चला रखा है। हवाई हमलों के बाद इजराइल ने गाजा में जमीनी सैन्य अभियान भी जारी रखा है। कई हफ्तों की हवाई बमबारी के बाद इजरायली टैंक 4 दिनों से गाजा में कार्रवाई कर रहे हैं। अब गाजा पर विस्फोटों और गोलीबारी के साथ साथ ताबड़तोड़ मिसाइलें भी गिर रही हैं। गाजा पट्टी में हवाई हमले अब तक 50 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। और वहीं इजराइल में अमेरिका के नए राजदूत पूर्व ट्रेजरी सचिव जैक ल्यू होंगे। सीनेट ने मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी की आपत्तियों के बावजूद ल्यू के नाम को अपना समर्थन दिया। जैक ल्यू के पक्ष में 53 से 43 वोट पड़े। डेमोक्रेट्स सीनेटरों ने ल्यू का समर्थन किया, जबकि रिपब्लिकन सीनेटरों ने उनका विरोध किया।
लियू को राजदूत बनने के लिए 100 सदस्यीय सीनेट में केवल साधारण बहुमत की जरूरत थी। बता दें कि 7 अक्टूबर को गाजा पर ईरान समर्थित हमास आतंकियों के हमले के बाद से डेमोक्रेट्स सीनेटर इजरायल में दूतावास में रिक्त पद को शीघ्र भरने पर जोर दे रहे थे। और इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिका यूएस सेंट्रल कमांड क्षेत्र में 300 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा। यह क्षेत्र मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ हिस्सों को कवर करता है। यह जानकारी पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने दी है। पैट्रिक राइडर ने बताया कि ये सैनिक क्षेत्र में पहले से मौजूद सैनिकों की सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये सैनिक इजरायल नहीं जाएंगे। इनका उद्देश्य अमेरिकी बल सुरक्षा क्षमताओं को और बढ़ाना है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा निगरानी वाले क्षेत्र में 20 देश शामिल हैं। इन देशों में इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब प्रायद्वीप और उत्तरी लाल सागर के देश और मध्य एशिया के 5 गणराज्य शामिल हैं। राइडर ने कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सीनेट की गवाही में अपनी टिप्पणी के दौरान बताया कि अमेरिका इजरायल को मदद करना जारी रखेगा। और वहीं इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इस बीच अमेरिका ने गाजा में पिछले 24 घंटों में मानवीय सहायता के 66 ट्रक दाखिल होने और दर्जनों ट्रकों की पहुंचने की उम्मीद जताई है। और इसी के साथ ही समाचार में रुक रहे हैं। एक और ब्रेक के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री एशियाई पैरा गेम्स में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देने और भविष्य के टूर्नामेंट्स के लिए प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम में एथलीटों को संबोधित करेंगे। भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते। पदकों की एक कुल संख्या 2018 में किए गए पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तुलना में 54% अधिक है। इस कार्यक्रम में संबंधित खिलाड़ी, उनके कोच, भारतीय पैरालंपिक समिति और भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारीगण, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधिगण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारीगण भाग लेंगे। आईसीसी विश्व कप में आज अंक तालिका के शीर्ष 3 में शामिल 2 टीम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड का आमना सामना होगा। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका को पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज हुई थी, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को हाई स्कोरिंग मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अफ्रीकी टीम जहां अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने उतरेगी, तो वहीं न्यूजीलैंड की कोशिश हार से उबरकर वापस जीत के लय को हासिल करने की होगी। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 71 वनडे मैच खेले गए हैं। अफ्रीका ने 41 मैच जीते हैं, जबकि कीवी टीम को 25 मुकाबलों में जीत मिली। वहीं गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला है। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वहीं सर्विसेज दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर बना हुआ है। आज राष्ट्रीय खेलों की कई स्पर्धाओं में पदक के लिए एथलीट जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। आज कुश्ती, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, हॉकी, टेबल टेनिस जैसी स्पर्धाओं का आयोजन होगा। और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला का, जो गोवा में मौजूद हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी हुई खबरें तो हम पढ़ ही रहे हैं मुकेश, आपके कवरेज भी देख रहे हैं। अभी की स्थिति क्या है, कौन कौन से मैच आज होने हैं? बिल्कुल पराक्रम, 37वें नेशनल गेम्स में मुकाबले जारी हैं। एथलेटिक्स के मुकाबले हैं, आज कुश्ती का है, बॉक्सिंग का है। मेरे पीछे
ये गटका है, आप देखेंगे इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला यहाँ चल रहा है। ट्रेडिशनल फॉर्मेट में गटका जो है वो प्राचीन समय से खेला जाता है, लेकिन इसको इस बार नेशनल गेम्स में शामिल करके नई पहचान दिलाने की कोशिश की। बड़ा इंटरेस्टिंग, आप ये विजुअल देखिए और हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि एक कॉम्बैट फॉर्मेट में ये गेम खेला जाता है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये खाली एक छड़ी नहीं है, इसकी जो चोट है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ी को चोटिल भी करती है, उसका दर्द भी वो सहते हैं, लेकिन इसको खेल करके वो इस खेल को और फेमस करना चाहते हैं। और हमने पहले समय में भी देखा कि ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स किस तरह से खासतौर पे पंजाब में इसको बड़ी तवज्जो दी गई, वहां पर ये काफी फेमस माना जाता है। साथ ही साथ मलखम का खेल हमने देखा और अभी यहाँ पर कलेरुपट्टू होगा, कई ऐसे गेम्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। कल एरिना में हम थे, वहां पर हमने देखा एथलेटिक्स में बड़े शानदार मुकाबले देखने को मिले। जो भी एशियन चैंपियनशिप में जीत करके आए, एनसी सोजन से लेकर के मोहम्मद अनीस तक वहां पर खेलने के लिए आए थे, बड़ा अच्छा फ्लेवर देखने को मिला। पराक्रम उन तमाम खिलाड़ियों को जो इंटरनेशनल एरिना में परफॉर्म कर रहे हैं और सीधे आकर के नेशनल गेम्स में भी रिपोर्ट कर रहे हैं और इस नेशनल गेम्स के फ्लेवर को बढ़ा रहे हैं। मुकेश, समझना चाहेंगे, देखिए प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होता है और इसके साथ साथ आप खिलाड़ियों को किस तरीके का माहौल दे रहे हैं ऐसे आयोजनों के जरिए, जब हम ये देख रहे हैं कि खेल मंत्रालय अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद जो फोकस है वो खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर रहता है। आज भी प्रधानमंत्री पैरा जो हमारे खिलाड़ी हैं पैरा गेम्स में, ओलंपिक्स में, उनके साथ वो बातचीत करने वाले हैं। तो इस तरीके के प्रोत्साहन कैसे खिलाड़ियों को बढ़ावा देते हैं ऐसे मंचों के माध्यम से? बिल्कुल आपने सही कहा पराक्रम, जब देश का प्रधानमंत्री सीधे खिलाड़ियों से संवाद करता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खिलाड़ी को पता है कि उनके पीछे कौन खड़ा है और ये खेल मंत्रालय और देश के प्रधानमंत्री की सोच थी कि खेलो इंडिया लाए, नेशनल गेम को दोबारा उन्होंने सर्वाइव कराया। बहुत समय से नहीं हो रहे थे नेशनल गेम्स, लेकिन गुजरात में किए, फिर गोवा में किया, अब उत्तराखंड इसकी मेजबानी करेगा। लेकिन ये पूरा फ्लेवर देखिए आप, लाइट, कैमरा, एक्शन, ऑडियंस की कमी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए दर्शक भी मौजूद हैं जो इसको देखो चीयर कर रहे हैं। तो जो आपने बोला कि वो इसीलिए मिलते हैं, यहाँ से खिलाड़ी जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करते हैं, देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं। अभी वो एशियन टीम से पहले मिले थे, अब पैरा टीम से मिल रहे हैं। समय समय पर वो ओलंपियन से भी बात करते हैं, सभी से संवाद करते हैं और बहुत ही जोश होता है खिलाड़ियों के अंदर जब वो उनसे बात करते हैं और बड़े इंस्पायरिंग होते हैं। और खेल मंत्री भी खुद कहीं ना कहीं समय समय पर खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज पैरा एथलीट के लिए। एक बार फिर से प्रधानमंत्री के साथ वो मुलाकात करेंगे। बिल्कुल मुकेश, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन के साथ इस बार के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा खेल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गोवा के लोग मोगा को काफी पसंद कर रहे हैं। गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खेलों की शुरुआत से पहले मोगा से जुड़ा एक राज्यव्यापी अभियान भी चलाया गया था जिसका थीम था मोगा कहाँ है। यह अभियान गोवा के लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ था। गोवा के लोग मोगा को काफी पसंद कर रहे हैं। गोवा भी खुश होकर लोगों से मिल रहा है। खास तौर से बच्चे मोगा के साथ सेल्फी खिंचवाते और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। मोगा के साथ अच्छा लगा, मोगा के साथ और है ना डांस करना अच्छा लगा, मोगा के साथ डांस करना अच्छा लगा और मोगा के साथ एंजॉय की वो अच्छा लगा। मोगा अच्छा है। नेशनल गेम्स के लेके गोवा में काफ़ी एक्साइटमेंट है। वैसे गोवा देखने जाए तो टूरिज्म प्लेस के हिसाब से ज़्यादा फेमस है, लेकिन जैसे जैसे इस तरह के नेशनल गेम्स वगैरह जैसे बड़ी इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने लगेगी तो गोवा कुछ अलग ही लेवल पे पहुँच जाएगा। किसी भी बड़े खेल आयोजन में शुभंकर की अहम भूमिका रहती है। शुभंकर उन खेलों की पहचान बनकर हमेशा याद रहता है। उम्मीद है मोगा भी खेल प्रेमियों के दिल में अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहेगा। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा एक इंडियन बाइसन है जो कि रेजिलियंस यानी कि दृढ़ता को दर्शाता है और मोगा को शुभंकर बनाने के लिए यही उद्देश्य है कि जिस तरह से बाइसन होता है जब अपने वो एक नेचुरल आवास में रहता है, जिस तरह से वो बेखौफ रहता है, उसी तरह से खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में जब प्रदर्शन करने उतरे तो बेखौफ होकर वो अपना प्रदर्शन करें। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, गोवा। और इसी के साथ ही
समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।